जय हिंद एवरीवन। हम भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के क्या क्या स्रोत होते हैं। हमने पिछले सेशन में देखा कि एक पुरातात्विक स्रोत होता है और दूसरा साहित्यिक स्रोत। हमने पुरातात्विक स्रोत का अध्ययन कर चुके हैं। जो भी हमें खुदाई के दौरान जो भी अवशेष हमें प्राप्त होते हैं वो उसको हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। इसके अंतर्गत सिक्के, अभिलेख, मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, ये सब हमने इसका अध्ययन कर चुके हैं। हम इस सेशन में समझेंगे कि साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं और साहित्यिक स्रोत से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोत से भी ज़्यादा प्रमाणित हमें साहित्यिक स्रोत माना जाता है प्राचीन इतिहास को समझने के लिए। जो भी हमें लिखित स्रोत मिले हैं, जो भी चाहे वो देसी लिखित स्रोत हों या फिर विदेशी लोगों का विवरण हो, चाहे वो प्राचीन पुस्तकें हों या फिर पांडुलिपियाँ हों, इन सभी के माध्यम से हम साहित्यिक स्रोत कह सकते हैं और इसी की सहायता से हम प्राचीन भारतीय इतिहास को समझ सकते हैं। साहित्यिक स्रोत को इतिहास को समझने का सबसे प्रमाणित स्रोत माना जाता है, क्योंकि ये लिखित स्रोत हैं। लिखित रूप में जो हमें विवरण मिले हैं, इसीलिए हमें इसे सबसे प्रमाणित स्रोत माना जाता है। अब बात आती है पांडुलिपि की। तो पांडुलिपि ऐसे हस्तलिखित स्रोत होते हैं जो किसी भी पत्ते, लकड़ी की छाल, चमड़े इत्यादि आदि में जो भी जिनका कोई सामाजिक, आर्थिक या बोले राजनैतिक महत्व देखने के लिए मिलता है, उन सभी को हम पांडुलिपियाँ के अंतर्गत रखते हैं। भारत में जो पांडुलिपि है वो अक्सर ताड़ के पत्तों पर और भोजपत्रों पर लिखे जाते थे। और जो मध्य एशिया में जो पांडुलिपियों का प्रयोग हुआ है, वो लकड़ी और भेड़ की खाल पर लिखे जाते थे। साहित्यिक स्रोत जो होते हैं, इनको हम देसी और विदेशी दो भागों में बांट सकते हैं। देसी अर्थात जो हमारे भारत देश में जो भी कवि रहे या फिर जो भी साक्ष्य हमें देश से मिले हैं, वो देसी के अंतर्गत आ जाते हैं। और विदेशी में जो हमारे यहाँ विदेशी यात्री जो आते थे विदेशों से, उन्होंने हमारे यहाँ के समाज के बारे में, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था,
यहाँ के शासक शासन करने के तरीके, यहाँ की भौगोलिक स्थिति, आदि का विवरण जो अपनी रचनाओं में किया है, उसको हम विदेशी स्रोतों के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब देशी स्रोत को भी हम बांट सकते हैं, एक धार्मिक जो धर्म से संबंधित है, और एक लौकिक, या हम बोल सकते हैं धर्मनिरपेक्ष। जो धर्म से संबंधित पुस्तकें हैं और जो धर्म से संबंधित पुस्तकें नहीं हैं। इसमें अब धर्म से संबंधित कैसे हो सकता है, जैसे कि वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग इत्यादि, और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और जो लौकिक या धर्मनिरपेक्ष साक्ष्य हैं, इसके अंतर्गत जो जैसे कि पाणिनि की पुस्तक हो गई, ये किसी धर्म से संबंधित नहीं है। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी, चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र इत्यादि का हम अध्ययन इसमें करेंगे। वैदिक साहित्य जो है इसमें हमें ये धार्मिक ग्रंथ हैं, जो सबसे प्राचीन माने जाते हैं। वैदिक साहित्य संस्कृत भाषा में संकलित हैं। इनको सबसे पुरानी ज्ञात रचना मानी जाती है। जो आर्य हैं उनकी राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन की जानकारी हमें देते हैं। वैदिक साहित्यों को ऐसा कहा जाता है कि ये मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनने के पश्चात लगभग 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच इनको संकलित किया गया। वैदिक साहित्य जो है इसके दो प्रकार माने जाते हैं, एक श्रुति और स्मृति। श्रुति अर्थात सुनना, और स्मृति मतलब स्मरण करना। ऐसे वैदिक साहित्य जो सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर बिना लिखे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतर इसको विस्तृत करते रहे। स्मृति मतलब होता है स्मरण करना। इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक,
और उपनिषद। अब यहाँ हम सबसे पहले वेद को पढ़ेंगे, फिर ब्राह्मण ग्रंथ को समझेंगे, आरण्यक को समझेंगे, उपनिषद को समझेंगे। वेद जो होते हैं, वेद की भाषा को सरल बनाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ का प्रयोग होता है। हर एक वेद का, वेद कुल कितने हैं? 4, और हर वेद का एक एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे वेद क्या होता है, वेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, आरण्यक क्या होते हैं और उपनिषद क्या होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस एंड वंडरफुल टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, टेक केयर, जय भारत।